हेलो कॉमिक्स फैंस, कैसे हैं आप लोग। इंडियन कॉमिक्स गॉड आप सभी कॉमिक्स फैंस का अपने चैनल में स्वागत करता है। दोस्तों, आज इंडियन कॉमिक्स गॉड के परिवार ने 1000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन छू लिया है। फ्रेंड्स, ये मेरे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आपका प्यार है, मेरे लिए ये आपका विश्वास है। हर सब्सक्राइबर मेरे लिए सिर्फ एक गिनती नहीं बल्कि मेरी ताकत है। आप सबने दोस्तों मेरे सपने को अपना लिया है और यही इस सफ़र की सबसे बड़ी जीत है। पर दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, ये तो बस शुरुआत है। अब ये सफ़र और भी बड़ा होगा, और भी ज़्यादा डार्क और भी लीजेंडरी हम सब मिलकर बनाएंगे। और आज इस जश्न को खास बनाने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अब मरेगा परमाणु सीरीज, जो कि दोस्तों परमाणु की सबसे रोमांचक श्रृंखला में जाना जाता है। फ्रेंड्स, 5 पार्ट की ये सीरीज आपको उस दुनिया में ले जाएगी जहाँ हर पन्ने पर खून है, बलिदान है और न्याय की गूंज है। इसमें फ्रेंड्स अंगार, गुणाकर, शिकार, फंदेबाज और अंत में अब मरेगा परमाणु कॉमिक्स शामिल है। फ्रेंड्स, परमाणु की ये लड़ाई सिर्फ दुश्मनों से नहीं बल्कि उसकी किस्मत से भी होगी। और ये कहानी साबित करेगी दोस्तों कि असली हीरो वही है जो सबसे कठिन जंग में भी झुकता नहीं, कभी टूटता नहीं, बस और मजबूत होता है। तो तैयार हो जाओ दोस्तों, क्योंकि आने वाले दिनों में इंडियन कॉमिक्स गॉड की आवाज़ आपको हर जीत, हर जंग, हर चीज़ का एहसास दिलाएगी। और अंत में दोस्तों मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच, क्योंकि आप हैं तभी इंडियन कॉमिक्स गॉड है। और जब तक इंडियन कॉमिक्स गॉड जिंदा है, हमारी कहानियाँ कभी नहीं मरेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित कोल इंडिया लिमिटेड की उस इमारत से निकला वह शख्स हलाल होते बकरे की भांति चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, वो मुझे जलाकर मार डालेगा, वो मुझे जलाकर मार डालेगा। भाग दुबे भाग, लेकिन आज मौत तुझे बचकर कहीं नहीं जाने देगी। अचानक श्रीकांत दुबे और उस शख्स के बीच में आ गए कई सुरक्षाकर्मी। वहीं रुक जाओ, वरना गोलियों से छलनी कर दिए जाओगे। यह हमारी धमकियों से भी नहीं रुक रहा। फायर! तर 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 तर। कनों से निकलकर गोलियों की वह बाढ़ उस शख्स से जा टकराई। होना तो यही चाहिए था कि वह शख्स जमीन पर तड़प रहा होता, लेकिन हुआ कुछ और ही है। गोलियों का इस पर कोई असर नहीं, इस पर गोलियों का असर नहीं, गोलियों पर इसका असर देख। उसके शरीर से टकराकर गोलियां तो मोम की तरह पिघल गई हैं। हे भगवान, ये आदमी है या शैतान? न मैं आदमी हूं और न मैं शैतान, मैं तो हूं अंगार। मेरे और श्रीकांत के बीच में आकर तुमने एक ऐसी मुसीबत को दावत दे डाली है जिससे तुम मरते दम तक नहीं निपट सकते। गरजते हुए अंगार नामक उस शख्स ने अपने दोनों दहकते हाथ फर्श पर रख दिए। दूसरे ही क्षण फर्श का वह हिस्सा अंगारे की भांति दहकने लगा। मेरे पांव जड़ गए, बचाओ! श्रीकांत दुबे नामक वह शख्स तो बचने के लिए लोहे के खंबे पर ही चढ़ गया। कमीने श्रीकांत दुबे, इस खंबे पर चढ़कर तू मौत से नहीं बच पाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं तुझे इस खंबे से नीचे कैसे उतारा जा सकता है। खंबे पर हाथ रखते ही खंबा धड़कने लगा और दुबे नीचे आ गिरा। अब क्राक! अब तेरी जिंदगी में मौत का काला अंधेरा छाएगा दुबे। लेकिन अंगार का सोचा पूरा न होने दिया उसने, जिसे सारी दुनिया प्रलयंका के नाम से जानती है। एक बेगुनाह को प्रलयंका मरने नहीं देगी और ना ही तुझे अपनी मनमानी करने देगी। परमाणु के उपलब्ध न होने पर प्रोफेसर साहब ने अंगार नाम की इस मुसीबत से निपटने के लिए मुझे भेज दिया है, लेकिन अंगारों की भांति दहकते शरीर वाला यह आदमी आया कहां से? धड़ाक! अपने बारे में यह खुद ही बताएगा, तब जब मैं इसे अपने वारों से बेहाल कर दूंगी। इधर प्रलयंका अंगार से जूझ रही थी और उधर परमाणु। धड़ाक! तुम जैसे लुटेरों के लिए ही परमाणु इस शहर के चप्पे चप्पे को अपनी नजर में रखता है। प्रलयंका तेरे के लिए प्रलयंकारी बन जाएगी अंगार। कड़ाक! बेवकूफ प्रलयंका, तू नहीं जानती कि तू मौत से टकरा बैठी। धाड़! संभल कर खड़ी होती प्रलयंका को अंगार ने थाम लिया और इसी के साथ प्रलयंका के हल्क से एक दर्दनाक चीख उबल पड़ी। चीख और चीख प्रलयंका, लेकिन ये तेरी यह चीख ज्यादा देर तक उबलती नहीं रहने वाली। मेरे हाथों में फंसा तेरा शरीर जल्द ही राख होकर नीचे गिर जाएगा।
अंगार के हाथों में फंसी प्रियंका सचमुच तंदूरी मुर्गे की तरह भुनकर रह जाती कि तभी धड़ाक आ पहुंचा था। परमाणु, तुम यहाँ? हाँ प्रियंका, लुटेरों को पुलिस स्टेशन छोड़कर मैं जल्द ही वापस लौट रहा था कि अचानक प्रोफेसर का मैसेज मिला कि तुम संकट में हो। बस मैसेज मिलते ही मैं हर काम छोड़कर तुम्हारे बचाने आ पहुंचा। फड़ाक! अब मैं इसे देखता हूं और बताता हूं कि प्रियंका का बुरा चाहने वालों से परमाणु कितनी बेरहमी से पेश आता है। अंगार ने भी घातक रूप से जवाबी हमला किया। ओह परमाणु, बहुत नाम सुना है मैंने तेरा। आज तेरे इस नाम के साथ ही तुझे भी मैं हमेशा के लिए मिटा कर रख दूंगा। ओह कमाल की शक्ति है इसमें। इसे वश में करने के लिए परमाणु रस्सी का सहारा लेना होगा। परमाणु की परमाणु रस्सी। ओह इसके दहकते शरीर से लिपटने के बाद परमाणु रस्सी टुकड़े टुकड़े हो गई। मुझे लिपटने की कोशिश करने वाले परमाणु, मैं तुझे बताता हूं कि किसी को कैसे लिपेटा जाता है। ऐसे क्रैक! दहकता हुआ लोहे का खंभा लचीला होकर परमाणु से रस्सी की भांति लिपटता चला गया और कुछ पल बाद ही जब वो ठंडा हुआ तो उफ, बड़ी अनोखी कैद है ये। देख परमाणु, मैंने तुझे कैसा लपेटा। अब तू इसे छूटने की कोशिश में लगा रहा। तब तक मैं अपने इस शिकार को देखता हूं। श्रीकांत दुबे के मांस के जलने की दुर्गंध वातावरण में फैलती चली गई। उस खौफनाक दृश्य को खड़ी हुई देखती न रह सकी प्रियंका। कमीने! आ प्रियंका आ, अब तेरी बारी है। ये गटर जो है वो है तो लोहे का, लेकिन मेरे हाथ में आने के बाद ये जब छूटेगा तो मौत बन जाएगा। तड़पते हुए गटर ने प्रियंका को तड़पा डाला। जबकि अंगार, तुम दोनों का इंतजाम हो गया। अब मैं चलता हूं अपना दूसरा शिकार करने। ओह अपने इन बंधनों के बीच से ट्रांसमिट होकर मैं अंगार को रोकने का प्रयत्न कर सकता हूं, लेकिन फिलहाल उसे रोकने से ज्यादा जरूरी है प्रियंका को बचाना। इसलिए मुझे यहां से ट्रांसमिट होकर प्रियंका के पास पहुंचना चाहिए। परमाणु! जी जान से परमाणु प्रियंका को बचाने में जुट गया। उफ! धीरे धीरे ठंडा होता यह गटर प्रियंका को अपनी ना छूटने वाली जकड़ में ले ले। इससे पहले ही मुझे इसे प्रियंका के शरीर से अलग करना ही होगा। अपने प्रयास में परमाणु जल्द ही सफल हुआ। ओह! और फिर परमाणु, अंगार मौके का फायदा उठाकर बच निकला। काश वह हमारे हाथ आ जाता तो हम ये आसानी से जान जाते कि आखिर वो था कौन। उसका शरीर अंगारे की भांति क्यों दहक रहा था? उसने श्रीकांत दुबे नामक व्यक्ति को क्यों मारा? और उसका दूसरा शिकार कौन है? अचानक प्रियंका की नजर जिंदगी के लिए छटपटाते श्रीकांत दुबे पर पड़ी। परमाणु, इनमें से कुछ सवालों का जवाब तो ये भी दे सकता है। आओ! तेजी से लपककर दोनों दुबे के पास पहुंचे तो उनके प्रश्नों के उत्तर के रूप में उसके मुंह से कुछ ही शब्द निकले। ब्रायन लारा को बचा! बात पूरी होने से पहले ही दुबे मर गया। ब्रायन लारा? दुबे ने मरते मरते यह नाम क्यों लिया? इसका एक ही मतलब है प्रियंका कि अंगार ने अपने जिस दूसरे शिकार की बात की थी वो ब्रायन लारा ही है। और ये ब्रायन लारा कौन है, हमें इसका तुरंत ही पता लगाना होगा। और इसका पता कोल इंडिया के ऑफिस से आसानी से लग सकता है। कुछ ही देर बाद परमाणु और प्रियंका होटल ओबेरॉय डीलक्स के सामने मौजूद थे। इस होटल के कमरा नंबर 8 में ठहरा हुआ है ब्रायन लारा नामक वह व्यक्ति जो उस दल का मुख्य अधिकारी है, जो धनबाद की कोयले की खान में लगी उस भयंकर आग को बुझाने विदेश से आया था, जो वर्षों से सुलग रही है। कोल डिपार्टमेंट से मुझे यह भी पता चला है कि ब्रायन लारा एक दुर्घटना में कोयले की दहकती खान में फंस गया था, लेकिन 3 दिन खान में रहने के बाद वह रहस्यमयी ढंग से खान से जिंदा निकल आया। यहाँ बैठकर ब्रायन लारा की निगरानी करने से अच्छा ये नहीं है परमाणु कि हम होटल में पहुंचकर उसके पास ही रहें और उससे पूछें कि अंगार की उससे दुश्मनी क्या है। नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा। वे बातें तो हम बाद में भी जान सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारा मकसद अंगार को दबोचना है। अगर उसे जरा सी भी भनक लग गई कि हम ब्रायन लारा के आसपास हैं तो वो यहाँ हरगिज नहीं आएगा। बात तो तुम्हारी ठीक है परमाणु, लेकिन अंगार के इंतजार का यह बोरियत भरा समय कटे कैसे? इसका सबसे अच्छा उपाय यह है तुम मुझे ममता से प्रियंका बनाने की वह कहानी सुनाओ जिसे सुनने के लिए मैं न जाने कब से बेताब हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिंदू कॉलेज, जिसमें बीए फाइनल की एक ही क्लास में पढ़ती थी रमा और ममता नामक वे 2 सहेलियाँ
जो एक दूसरे पर जान छिड़कती थीं। उस दिन कॉलेज के नेशनल क्रेडिट कोर एनसीसी के अन्य सदस्यों की तरह उन दोनों सहेलियों की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्हें पता चला कि कॉलेज के एनसीसी के सभी कोर सदस्य प्रोफेसर नाडकर्णी की देखरेख में नेपाल में स्थित सबसे ऊंची पर्वतमाला एवरेस्ट पर माउंटेनिंग के लिए जाएंगे। वाह, इस माउंटेनिंग में तो बहुत मजा आएगा, क्यों ममता? बिल्कुल। माउंटेनिंग मतलब होता है पर्वत पर चढ़ाई करना। नेपाल के उस टूर की खुशी हिंदू कॉलेज में ही नहीं, यहाँ किलर आर्मी के हेडक्वार्टर्स में भी नजर आ रही थी। पुलिस की हर चौकसी के बाद भी अब हमारे द्वारा नेपाल भेजी जाने वाली स्मैक की कंसाइनमेंट का सैंपल ठीक समय पर वहां पहुंचेगा। अगले दिन, पापा, आप तो मुझे अभी तक बच्ची समझते हैं। आपने मेरा सारा सामान अपने हाथों से ही पैक किया है। बेटे, बच्चे चाहे जितने बड़े हो जाएं, माँ बाप के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं। अब यहाँ खड़ी रहकर अपना समय खराब मत कर और फटाफट कॉलेज पहुँच। कहीं बस छूट गई तो तुझे नेपाल वाली माउंटेनियरिंग दिल्ली में ही करनी पड़ जाएगी। ममता तुरंत ही अपने घर से रवाना हुई। ओके, बाय डैड, लौट कर मिलती हूँ। बाय बेटे, जल्द ही नेपाल में। वो जो सामने आसमान से बातें पर्वत तुम देख रहे हो ना, वही सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है। अब सभी स्टूडेंट नहा धोकर फ्रेश हो लें। हमें माउंटेनियरिंग का प्रोग्राम कुछ ही घंटों बाद शुरू करना है, ठीक है? ओके सर। कपड़े बदलने के लिए लड़कियों का ग्रुप पास में ही स्थित एक झरने पर जा पहुंचा था। इस झरने के पास बैठने में तो मजा ही आ जाएगा। अचानक ममता को कुछ याद आया। मैं अपने बैग कैंप में रखकर बैग में ही छोड़ आई हूँ। रमा, प्लीज जाकर ले आना मेरे कपड़े। ठीक है। कैंप में पहुंचकर जब रमा ने कपड़े निकालने के लिए ममता का बैग खोला तो अरे, ये ममता के कपड़ों के नीचे पैकेट से कैसे रखे गए हैं? क्या है इनमें? रमा ने जो पैकेट निकालकर देखा तो उसके सारे शरीर में झंझनाहट सी दौड़ गई। स्मैक! इन पैकेटों में तो स्मैक भरी हुई है, लेकिन ये पैकेट ममता के बैग में कहां से आए? मेरे इस सवाल का जवाब तो ममता ही देगी। ममता को जब सारी बात पता चली तो वह चीख ही पड़ी। ओह, ऐसा नहीं हो सकता, लाओ जरा मैं भी देखूं। रमा को साथ लेकर जब ममता ने कैंप में पहुंचकर अपने बैग की तलाशी ली तो अरे, इसमें तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से तुम्हारे इस बैग में स्मैक के भरे पैकेट देखे थे। तुझे वहम हुआ होगा रमा, लेकिन अब छोड़ भी इन बातों को। अपने वहन के चक्कर में क्यों सारा मजा किरकिरा करने पर तुली है? चल बाहर चलें। ममता के साथ कैंप से बाहर निकलती रमा गहरी सोच में डूबी हुई थी। कुछ देर पहले जो स्मैक के पैकेट मैंने ममता के बैग में देखे थे, वो एकाएक कैसे और कहाँ गायब हो गए अचानक? नहीं, वे पैकेट एकाएक गायब नहीं हुए, उन्हें गायब किया गया है, और उन्हें गायब करने वाला है रोहित, क्योंकि मैंने उसी को कैंप की तरफ जाते हुए देखा था। रमा जल्दी से ममता से बोली, तुम कपड़े बदलो ममता, मैं रोहित से मिलकर अभी आती हूँ। फिलहाल ममता को कुछ बताना ठीक नहीं है। रोहित, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं किसी पैकेट वैकेट के बारे में नहीं जानता। तुम झूठ बोल रहे हो रोहित, लेकिन तुम्हारा ये झूठ ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला। लौट कर मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करूंगी, फिर पुलिस अपने आप तुमसे सच उगलवा लेगी। रोहित उसके साथियों को स्तब्ध खड़ा छोड़कर रमा वहां से रवाना हुई। रोहित, इस लड़की को सब कुछ पता चल चुका है, ये हमारी पोल खोल सकती है। कैप्टन को मैसेज भेजकर सलाह लो कि क्या किया जाए। ठीक है। कैप्टन की सलाह, जो हमारे लिए खतरा बने उसे खत्म कर दो, लेकिन ध्यान से, किसी को भी तुम पर शक नहीं होना चाहिए। ओके कैप्टन। कुछ ही देर बाद सभी माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह करने के अभियान पर निकल पड़े थे, और उस समय जब सब लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर थे, तब लहरा उठी रमा मौत के रास्ते की तरफ। ओह ममता! उफ, रमा! लेकिन शायद रमा की किस्मत में जिंदगी के कुछ क्षण और लिखे थे। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे! ओह, इतनी गहरी खाई में भला कौन उसे बचाने का रिस्क लेगा? मैं बचाऊंगी सर, अपनी सहेली को मैं बचाऊंगी। ममता, तुम साक्षात मौत के मुंह में जाने की सोच रही हो। सभी ने लाख मना किया, लेकिन ममता नहीं मानी। मैं आ रही हूं मेरी बहन, मैं तुझे बचाने आ रही हूं, बचाओ! अपनी जान पर खेलकर रमा तक जा पहुंची ममता। मैं आ गई हूं रमा, घबरा मत, ला मुझे अपना हाथ पकड़ा। इधर ममता ने हाथ बढ़ाया, उधर रमा ने, और उस समय दोनों के हाथों को मिलने में सिर्फ आधे इंच का फासला रह गया था जब
वह घट गई, वह अनहोनी। कड़ाक! रमा नहीं! रमा को हजारों फुट गहरी खाई निकल गई। अचानक चौंका परमाणु। ठहरो प्रियंका, तुम्हारी बाकी कहानी मैं बाद में सुनूंगा, क्योंकि लगता है कि जब हम कहानी में व्यस्त थे, अंगार ब्रायन तक पहुंच गया है, और इसका सबूत है ब्रायन की कमरे की खिड़की से निकलता हुआ वो धुआं। परमाणु का कहना ठीक था। कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? तुम मुझे जानना चाहते हो मिस्टर ब्रायन? तो ये लो, मैं हूं तुम्हारी मौत। अब तो छक्के छूट गए ब्रायन लारा के अपने सामने खड़े शख्स को देखकर। क्यों मिस्टर, रह गए ना दंग? फट गई आंखें? अब इसी हाल में तुम यमराज के पास पहुंचोगे। धड़ाक! ऐसा नहीं होगा सकता था अंगार, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। परमाणु जो आ पहुंचा है। धड़ाक! और आ पहुंची है प्रियंका भी। ओह, तो तुम दोनों मेरे द्वारा दी गई मौत से बचकर एक बार फिर मेरे रास्ते में आ खड़े हुए हो। कोई बात नहीं, इस बार मैं तुम्हें मौत के ऐसे जाल में फंसाऊंगा जहां से तुम तो क्या, तुम्हारी आत्मा भी बाहर नहीं निकल सकती। परमाणु पर अंगार का वो अप्रत्याशित वार हुआ जिसकी उसे कतई उम्मीद न थी। भड़ाक! मेरे ताप से पिघलकर टूट कर गिरा यह भारी पंखा तुम्हारे होश जरूर गुम कर देगा परमाणु। ठीक सिर पर आ गिरे उस भारी पंखे ने परमाणु के होशों को छीन लिया। अब मैं तुम्हें मौत के जाल में फंसाऊंगा। कुछ पलों बाद ही इस कमरे का सारा सामान तुम्हारे इर्द गिर्द इकट्ठा करके मैंने उनमें आग लगा दी है। कुछ ही पलों में तुम दोनों की जिंदा चिता जलकर रह जाएगी। अब अंगार जो ब्रायन लारा की तरफ पलटा तो वह गिड़गिड़ा उठा। मेरा मेरा कसूर क्या है? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? धनबाद में मौजूद उस धधकती कोयले की खान के बारे में सोचोगे जिसमें तुम फंस गए, तो तुम्हें अपना कसूर अपने आप ही पता चल जाएगा। अचानक ब्रायन लारा की आंखें फैलती चली गई। तुम अंगोरा हो? ठीक पहचाना, एकदम ठीक पहचाना तुमने मुझे लारा। मैं कोयले की खानों में काम करने वाला वही अंगोरा हूं जो मजदूरी करके अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से शांति के साथ अपने दिन गुजार रहा था। लेकिन मेरी शांत जिंदगी में उस दिन तूफान उठा जब तुम फायर प्रूफ कैप्सूल के अंदर दहकती खान में फंस गए थे। क्योंकि तुम्हारे खान में फंसने के बाद श्रीकांत दुबे ने मुझे लालच दिया कि अगर मैं दूसरे कैप्सूल में बैठकर दहकती खान में जाकर तुम्हें निकाल लाऊं तो वह मुझे 5 लाख रुपए देगा। अपने परिवार से गरीबी का अभिशाप दूर करने के लिए मैंने उसकी ये बात मान ली, और तुम्हें बचाने के लिए मैं फायर प्रूफ कैप्सूल में बैठकर दहकती खान में उतर गया। मैंने खान में पहुंचकर अपनी जान पर खेलकर तुम्हें खराब हो चुकी कैप्सूल से बाहर निकाला और सही कैप्सूल में बिठा दिया। ब्रायन, जल्दी से तुम उस कैप्सूल में बैठ जाओ, क्योंकि इस जबरदस्त अग्नि में हमारी एस्टेबेस्टस की पोशाक कुछ ही मिनट साथ देगी। मैं इस जंजीर को इस कैप्सूल से बांध देता हूँ, फिर दोनों ही कैप्सूल एक साथ ऊपर खींच लिए जाएंगे। मैं उस कैप्सूल की तरफ बढ़ा, तभी एक झटका लगा और लारा वाला कैप्सूल वह मेरे हाथ में थमी जंजीर ऊपर खींचती चली गई। धोखा! नहीं! उस समय मैंने तुमसे बहुत गुहार की थी, सर, ऊपर पहुंचने के बाद इस कैप्सूल को वापस भेज देना सर, ताकि मैं भी ऊपर पहुंच सकूं। मैं मरना नहीं चाहता सर, मुझे जरूर बचा लेना आप। मैं चीखता रहा, मैंने तुम्हें बचाया है सर, मुझे मरने मत देना। तब तक चीखता रहा जब तक आग की भयंकर लपटों ने मेरी आवाज न बुझा दी। लेकिन ऊपर पहुंचते ही तुम सब कुछ भूल गए और तुमने और श्रीकांत दुबे ने मुझे बचाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। मैं उसी खराब कैप्सूल में दहकती आग में ही बंद होकर रह गया। फायर प्रूफ कैबिन में जिंदा लाश बनकर रह गया। मैं मौत का इंतजार करने के सिवा और कर भी क्या सकता था। लेकिन शायद मेरी तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। तभी तो खान के भीषण ताप को वह फायर प्रूफ कैबिन अब ज्यादा दिनों तक सह नहीं पाया और पिघलने लगा। तब तक पिघलता हुआ फायर प्रूफ फाइबर मुझ पर गिरने लगा। ऐसे में बचाव के लिए चीखने के सिवा मैं कर भी क्या सकता था। बचाओ, कोई तो बचाओ! लेकिन मेरी वह चीख जल्द ही शांत हो गई। लेकिन मैं मरा नहीं। अद्भुत रूप से मैं उस दहकती खान में जिंदा था, अंगार के रूप में। शायद कोयले की गैसों वो ऊपर से लगातार फेंके जा रहे आग बुझाने के द्रवों के कारण नियति व प्रकृति ने एक साधारण इंसान को अंगार बना दिया था, जिसके लिए उस खान से निकलना मुश्किल न था। खान से बाहर निकला तो मुझे पता चला कि श्रीकांत दुबे और तुमने मेरे परिवार को 5 लाख तो क्या, 5 पैसे भी नहीं दिए थे। गरीबी और भूख ने मेरे परिवार को खत्म कर दिया था।
बस उसी समय मैंने प्रण किया कि श्रीकांत दुबे, ब्रायन लारा, तुम्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। अंगार तुम्हें राख बनाकर ही दम लेगा। और फिर मैं तुम दोनों की तलाश में जुट गया। जल्द ही मुझे पता चला कि तुम दोनों दिल्ली आ गए हो, तो मैं तुम्हें मौत देने यहाँ पहुंचा। तो तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने जो कुछ किया दुबे ने किया था। मैंने बाहर निकलने के बाद उससे तुमसे निकालने को कहा था, लेकिन वह नहीं माना। उसने कहा अगर तुम्हें खान में ही मर गए तो तुम्हें मिलने वाला 5 लाख रुपये हम रख लेंगे। तुम्हारी यह दलीलें तुम्हें मौत से नहीं बचा सकती लारा। आह! तभी प्रलयंका के चीखने अंगार का ध्यान अपनी तरफ खींचा। अंगार का ध्यान दूसरी तरफ है, मैं बचकर भाग सकता हूं। मौत को पास आधा देख तड़प उठी ना। मिले हुए मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए लारा खिड़की से निकलकर होटल की मरम्मत के लिए लगाए गए एक्सा फोल्डर की सहायता से नीचे उतरने लगा। लेकिन अंगार अपने शिकार को इतनी आसानी से बचकर कहां जाने दे सकता था। भागने की कोशिश कर रहा है लारा, लेकिन भाग नहीं सकता। इस लोहे की इसका फोल्डिंग पर दौड़ती मौत तेरी पीछा नहीं छोड़ेगी। अंगार ने खिड़की के पास से गुजरते लोहे की इसका फोल्डिंग पर हाथ रख दिया। ऊपर से नीचे तक लोहे का हर पाइप तपकर लाल अंगार होता चला गया। और इसी के साथ ब्रायन लारा की जान पर मुसीबतों का दौर शुरू हो गया। नीचे फिसलते ब्रायन लारा का हाथ लोहे के जिस भी पाइप पर पड़ा वह बुरी तरह से तप रहा था। तुझे मरना तो हर हाल में ही लारा, जलकर नहीं मरेगा तो इतनी ऊंचाई से गिरकर तो जरूर ही मरेगा। अंगार के हलक से उबलते ठहाकों पर अचानक ब्रेक लग गए। आंखें अविश्वास से फटती चली गई। कारण था परमाणु, जिसने मौत की तरफ बढ़ते लारा को अपनी बाहों में संभाल लिया था। परमाणु और प्रलयंका। अंगार को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ तो वह एक झटके से पीछे पलटा। कुछ पल पहले ही तो दोनों मौत की इस जाल में फंसे हुए थे, फिर वे बच कैसे गए? तेरे सवालों का जवाब मैं देता हूं अंगार। जिस समय तू मुझे और प्रलयंका को आग में फंसाकर मिस्टर लारा की मौत का तमाशा देखने में व्यस्त था, उसी समय आग की गर्मी ने मुझे होश में ला दिया। हाँ, तुमने लारा को तो बचा लिया परमाणु, किंतु खुद को नहीं बचा पाओगे। दिलेरी की हद पार कर दी थी अंगार ने और हवा में उड़ते परमाणु पर छलांग लगा दी और जाग लिपटा परमाणु के जिस्म से। अंगार का शरीर और आत्मा दोनों जल रहे हैं परमाणु, वे राख बना देंगे तुझे। पहले ही चोट खाया मस्तिष्क उस चोट को बर्दाश्त कैसे कर सकता था। फलस्वरूप नीचे को लहराता चला गया परमाणु का जिस्म। इससे पहले कि मेरा जिस्म शरीर से टकरा जाए, मस्तिष्क अंधेरे में डूब जाए, शरीर राख बन जाए, परमाणु छल्लों से करना पड़ेगा यह इंतजाम। खोते हुए होश को काबू में रखने के लिए हर न्यूरॉन गतिशील बनाए रखना होगा और उसके लिए चाहिए मस्तिष्क पर जबरदस्त कंट्रोल इच्छा शक्ति का। जब परमाणु अंगार से और खुद से लड़ रहा था, तब प्रलयंका अंगार के बार का दिमाग से जवाब देने की ठान चुकी थी। अंगारे की तरह दहकते अंगार के जिस्म पर अगर पानी पड़ जाए तो ये जरूर बुझ जाएगा। प्रलयंका ने ऊपर की तरफ लहराकर पास ही की बहुमंजिली इमारत पर मौजूद पानी की एक बड़ी टंकी को उखाड़ लिया, फटाक, और उसे लेकर तुरंत ही वापस लौटी। मैं तेरे साथ मैं अपने तेरे अंत को अपने साथ लेकर आई हूं अंगार। पानी की मोटी धार ने अंगार को बुरी तरह हड़बड़ा दिया। पल भर के लिए अंगार स्वयं को असहाय महसूस करने लगा। प्रलयंका द्वारा फेंके गए पानी की वजह से अंगार का जिस्म दहकता कुछ कम होता जा रहा है। यही मौका है उस पर वार करके उसके होश ठिकाने लगाने का। शाबाश प्रलयंका, बहुत दूर की कौड़ी लेकर आई हो तुम। इस पर ऐसे ही पानी डालती रहो और मैं ऐसे ही इसकी धुनाई करता रहूंगा। धड़ाक! अंगार के लिए वो मुसीबत की घड़ी थी जो जल्द ही खत्म हुई, क्योंकि ओह, पानी खत्म हो गया। मुझे और पानी का इंतजाम करना होगा। और जैसे ही पानी का गिरना बंद हुआ, वैसे ही अंगार का जिस्म फिर पहले की भांति दहकने लगा। और अब दहकते अंगार को बाजी पलटने में कितनी देर लगनी थी। पानी से तो मैं कुछ पलों के लिए विचलित किया हुआ, तुमने समझा कि तुमने अंगार को जीत लिया। फड़ाक! एक बार फिर अपनी पूरी ताकत के साथ अंगार सक्रिय हो उठा था। तभी प्रलयंका दूसरी टंकी के साथ वापस लौटी। उफ, बेवकूफ लड़की, और पानी ले आई तो मुझ पर पानी डाल,
मैं तुझे दिखाऊं कि अगर अंगार सावधान हो तो पानी की एक बूंद भी उस तक नहीं पहुंच सकती। प्रलंका ने पूरी की पूरी टंकी उलट दी, लेकिन आश्चर्य, उफ, सचमुच अंगार ने एक बूंद पानी को भी अपने पास तक नहीं पहुंचने दिया। अपने ताप से उसे हवा में ही वाष्प बनाकर उड़ा दिया। जा लड़की, अंगार को बुझाना चाहती है तो थोड़ा थोड़ा पानी नहीं, पूरी नदी साथ लेकर आ। उफ, इस ताप में भी कितनी जबरदस्त ताप है। यदि मेरे हाथ में यह टंकी ना होती तो मेरा जिस्म इस टंकी की ही तरह पिघल गया होता। अंगार के शब्दों ने परमाणु पर जादू सा असर किया। नदी, दूसरे ही क्षण, तुम इसे संभालना प्रलंका, मैं अभी आया। तुझे मेरे सामने मरने के लिए छोड़कर परमाणु दुम दबाकर भाग गया। अब वह मेरे सामने कभी वापस नहीं आने वाला। ओह, क्या सचमुच परमाणु मुझे संकट में छोड़कर भाग गया? प्रलंका भी परमाणु को गलत समझ बैठी थी, जबकि इधर परमाणु, पास ही एक फायर स्टेशन है, मुझे वहां तुरंत ही पहुंचना है। ये परमाणु को अचानक क्या सूझा था? फायर स्टेशन में मौजूद हर कर्मचारी परमाणु को अपने सामने देखकर भौचक्का रह गया था। परमाणु, सुपर हीरो परमाणु है ये तो। हमारे तो भाग ही खुल गए रे। परमाणु हमसे मिलने आया है। सॉरी दोस्तों, मैं फिलहाल तुमसे मिलने नहीं बल्कि एक बेहद जरूरी काम से आया हूँ। मुझे कई फायर प्रूफ पोशाकें चाहिए। फायर प्रूफ पोशाकें? मगर क्यों? जवाब देने का समय नहीं है दोस्त। मैंने जो कहा है वो जल्दी करो, तुरंत ही। ये लो परमाणु, फायर प्रूफ पोशाकें। धन्यवाद। परमाणु ने पोशाकें झपटी और एक के ऊपर एक पहननी शुरू कर दी, और फिर कई पोशाकें अपने शरीर पर फंसाने के बाद, चलता हूं दोस्तों, अगर ये पोशाकें सही सलामत रहीं तो मैं इन्हें वापस करने भी आऊंगा। उड़ चला परमाणु। और फिर कुछ क्षणों बाद ही, अंगारों का खेल बहुत खेल लिया तूने अंगार। अब चले मेरे साथ, तेरे शरीर की क्या, तेरी आत्मा तक की आग को ठंडा करता हूं। वैसे अब तक तो तू समझ ही गया होगा कि तेरे सामने से भागकर मैं क्यों गया था। मेरे शरीर से लिपटी ये फायर प्रूफ पोशाकें इसका जवाब है, और इन्हें पहनने का विचार मेरे दिल में तब आया जब मैंने तुझे अपने हाथों से पकड़कर उछलने की सोची। अब तो ये भी सोच रहा होगा ना अंगार कि मैं तुझे इस तरह उड़ाकर कहाँ ले जा रहा हूँ। ये भी बता देता हूँ मैं तुझे कि मैं तुझे यमुना नदी में डालने के लिए ले जा रहा हूँ, क्योंकि तूने ही प्रलंका से कहा था ना कि तेरी आग को ठंडा करने के लिए थोड़े बहुत पानी की नहीं, पूरी नदी की जरूरत है। तो तेरे लिए मैं नदी को उठाकर सड़क पर तो नहीं ला सकता ना, इसीलिए मैंने तुझे उठाकर नदी तक ले जाने का फैसला किया है। अंगार खतरे को तुरंत ही भाप गया। ओह, तो यह है तेरी प्लानिंग, लेकिन मैं तुझे इसमें सफल नहीं होने दूंगा। मैं तुझे यमुना नदी तक पहुंचने से पहले ही जलाकर राख कर दूंगा। अंगार ने झपटकर परमाणु की गर्दन दबोच ली। इसी के साथ परमाणु के चेहरे पर भय नाच उठा। तेरे शरीर पर ढेरों फायर प्रूफ पोशाकें जरूर है परमाणु, लेकिन मैंने अपने शरीर का ताप बढ़ाना शुरू कर दिया है, जो इन पोशाकों को जल्द ही जला डालेगा, और फिर जला डालेगा तुझे भी। उफ, ये इसने क्या किया? सचमुच, ओह, फायर प्रूफ पोशाकें अंगार के बढ़ते ताप से जलनी शुरू हो गई हैं, लेकिन ये ज्यादा का चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि मैं इस समय नदी के ठीक ऊपर हूं, और अब मुझे अंगार को लेकर पानी में डुबकी लगाने में देर नहीं करनी चाहिए। परमाणु ने तेजी से यमुना नदी में डुबकी लगा दी। कुछ ही पलों बाद नदी से बाहर निकले परमाणु की बाहों में बेहोश अंगार झूल रहा था। ये अंगार है परमाणु? हाँ, पर पानी ने अंगार को बुझा दिया है। अब ये केवल बुझा हुआ कोयला बनकर रह गया है, और इस रूप में कोई गड़बड़ ना करे, इसीलिए मैंने इसे बेहोश कर दिया है। इसका मतलब अंगार का आतंक समाप्त हुआ? हाँ प्रलंका, आओ इसे सेंट्रल जेल भी छोड़ाएं, जहां ये अपने किए की सजा भुगतेगा। सेंट्रल जेल की एक विशेष काल कोठरी में होश में आया अंगार क्रोध से फुफकार उठा। अपनी बुद्धि और शक्ति के बल पर आज तो तू अंगार को बुझाकर यहां पहुंचाने में सफल हो गया परमाणु, लेकिन ना अंगार इस स्थिति में ज्यादा दिन रहने वाला। एक ना एक दिन मौका पाकर वह जरूर दहकेगा और तुझे अपने क्रोध और शरीर की आग से जलाकर राख कर देगा। राज टाइम्स। परमाणु द्वारा अंगार का आतंक समाप्त। अंगार जेल की सलाखों के पीछे। परमाणु ने अंगार को ठंडा किया। देश भर के अखबारों के लिए यह सनसनीखेज खबर थी, और किसी के लिए हंगामे खेज। अंगार, हाँ, परमाणु का दुश्मन, इसे ज्यादा दिन जेल में नहीं रहना चाहिए। समाप्त।